हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है बेस्ट 100 क्वेश्चन की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चन ही ऐसे हैं, सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए रखे हैं। बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश है, तो आपके लिए ही मेहनत हो रही है ये। ठीक है, तो इसे वसूल कर दो। बस वसूल कैसे होगी? वसूल होगी जब आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिखाएंगे। ठीक है ना? फिजिक्स के क्वेश्चंस में अटकना नहीं है, अटकना बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चन आप कर लोगे, बस ये सीरीज पूरी करो, फिर देखो। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 से करते हैं शुरुआत, लगाते हैं इनको फटाफट। इसमें कहा है 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q 16Q आर फिक्स्ड एट सेपरेशन D। 2 पॉइंट चार्ज हैं, D सेपरेशन पे इनको रख रखा है। एक है कैपिटल Q और दूसरा है 16Q। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन दैम। इनके बीच में कहां पे हम तीसरा पॉइंट चार्ज रखें सो दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। इस तरह से रखना है कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो। तो मान लो हमने यहां रख दिया, यहाँ रख दिया वो पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू मान लेते हैं उसको। अब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x। तो आगे की ये कितनी बचेगी? यहाँ से ये पूरी d है, ये x है, तो ये बची d माइनस एक्स। ये बच गया कि d माइनस एक्स, ये बच गया। अब यहां से हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट चार्ज पर कोई फोर्स ना लगे। अब देखो, इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कौन कौन से होंगे? ये जो कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा F1। किसकी वजह से? कैपिटल Q की वजह से। फिर ये दोनों एक दूसरे को फिर से रिपेल कर रहे होंगे, इधर लग रहा होगा F2। ये किसकी वजह से लग रहा होगा? इस 16Q की वजह से। तो इस बीच वाले चार्ज पे दो फोर्स है, एक तो F1 है, वो निकाल लो कितना है। तो ये तो है इन दोनों के बीच का, तो वो हो गया K Q इंटू Q1 इंटू Q2, तो कैपिटल Q स्मॉल q बटे में इनके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। और दूसरा है F2, वो लग रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो वो कितना है? K स्मॉल q 16Q इंटू में स्मॉल q, K1 Q1 इंटू Q2 हो गया, और बटे में x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी इनके बीच की है? d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कर लो। ठीक है, अब यहां पर इस पर नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल। और वो कब होगा? जब दोनों आपस में होंगे इक्वल। F1 बराबर आ गया बच्चों F2। जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं तब वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, और उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। तो F1 इक्वल्स टू F2 आ गया। F1 की वैल्यू रखो, K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू K 16 को बाहर निकाल लो, कैपिटल Q स्मॉल q बटे में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K कैपिटल Q स्मॉल q कट गया, इधर आ गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बटे में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों एक काम करो, दोनों तरफ का अंडर रूट कर दो। अंडर रूट कर दिया जी, स्क्वायर हट जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो d माइनस एक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ गया d माइनस एक्स बराबर 4x। इसे उधर लेके जाओ तो d बराबर आ गया 4x प्लस x, तो ये आ गया 5x बराबर d। तो x बराबर आ गया d बटे 5। यही है हमारा बच्चों आंसर। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको कहाँ रखेंगे? Q वाले चार्ज से d/5 डिस्टेंस पे रखेंगे, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ चुका है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या बोला है।
3 point charges capital Q, small q, capital Q are placed at x is equal to 0, x is equal to d by 2 and x is equal to d. Find Q in terms of Q so that all charges are in equilibrium. Very good. देखो मान लीजिए ये वाला पहला पॉइंट है, यहाँ x इज इक्वल टू 0, इस पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, फिर है यहाँ x इज इक्वल टू d बटे 2, इस पे रखा है दूसरा चार्ज स्मॉल q, और तीसरा है x इज इक्वल टू d, यहां पे रखा है थर्ड चार्ज कैपिटल Q। सारे के सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए? इक्विलिब्रियम का मतलब है सारे चार्जेस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। चलो देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर होगा तो देखो, इस Q के और इस Q के बीच में रिपल्शन होगा, अगर ये प्लस है तो। अच्छा, तो रिपल्शन होगा तो ये इसको इधर धकेल रहा होगा F1 फोर्स के साथ। इस Q के और इस Q के बीच में भी रिपल्शन होगा, ये इसको इधर ही धकेल रहा होगा F2 के साथ। जब F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में होते हैं तो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। कैंसिल कब करेंगे? जब एक इधर हो एक इधर हो। तो भाई साहब फिर तो हमें इस Q को माइनस में लेना चाहिए। अब सोचो, अगर हमने इसको माइनस में ले लिया, अब सोचो यहां से हमने ले लिया इसको माइनस में, अब फोर्स इधर के बजाय इधर लगेगा F2। F1 तो हो गया इन दोनों के बीच का फोर्स, ये तो इनके बीच में तो रिपल्शन है, तो ये F1 इधर लग रहा है, ये लगा रहा है इस पे इधर, और ये F2 इन दोनों के बीच का फोर्स है, इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा, ये इधर लग रहा है। ठीक है, तो F1 F2, अब इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स 0 कर दो। यही तो हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो भाई सीधी सी बात है, F1 और F2 की वैल्यू इक्वल होगी। चलो F1 की वैल्यू निकालो पहले, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो वो आ गया K Q1 इंटू Q2, तो कैपिटल Q बटे में इनके बीच का गैप यहां से यहां तक का D, तो D का स्क्वायर, फिर F2 इन दोनों के बीच, तो ये हो गया K Q1 इंटू Q2, तो कैपिटल Q स्मॉल q। आपके ये याद होगा, माइनस नहीं रखना है हमको, सिर्फ वैल्यू रखनी होती है, और बटे में इनके बीच का जो गैप है यहां से यहां तक का D/2, तो ये हो गया D/2 का होल स्क्वायर। इतना तो हमें पता चल गया कि ये वाला चार्ज माइनस में लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर इस पे नेट फोर्स 0 कभी नहीं हो सकता, ये इक्विलिब्रियम में कभी आ ही नहीं सकता। अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो बीच वाले चार्ज को माइनस में लेना पड़ेगा। अब यहां से ये नहीं, ये नहीं कटा, सारे नहीं कटे, K कट गया, K से कैपिटल Q से D स्क्वायर से, यहां बचा कैपिटल Q, यहां बचा स्मॉल q बटे में 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा या इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो Q इज इक्वल टू आ गया कैपिटल Q बटे 4। लो जी, यही हमसे पूछा था, उन्होंने यही तो पूछा था कि स्मॉल q की वैल्यू आप कैपिटल Q की टर्म्स में बताओ, तो आंसर आ गया, यही आंसर है। बस इतना फर्क है कि ये आया माइनस में होगा, माइनस यहां से नहीं पता चल रहा, माइनस पता चलेगा यहां से कि ये बैलेंस कर पा रहे हैं एक दूसरे को या नहीं, तो ये माइनस में आया है आंसर। वैसे तो ऑप्शन में जहां तक है उम्मीद है कि माइनस के साथ ही दे रखा होगा आपको, तो बस इसी से काम चल गया। स्मॉल q की वैल्यू नहीं सर, इसमें तो 3 चार्ज हैं, तीनों को इक्विलिब्रियम में लेके आओ। अरे भाई साहब, जो बीच में है वो तो इक्विलिब्रियम में है ही, क्यों? क्योंकि जितना चार्ज इधर रखा है उतना इधर रखा है, ये बीचों बीच में रखा है, ये बीचों बीच में रखा है, तो जितना इधर वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा उतना ही इधर वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। डिस्टेंस भी सेम है, दोनों कैंसिल, ये तो कैंसिल हो ही रहे, इन्हें कैंसिल कराने की जरूरत ही क्या है। ऐसे ही सेम इधर वाला, ये कैलकुलेशन में इसके जैसा है बिल्कुल, तो बस इसी से काम चल गया, आंसर आ चुका है हमारा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, जरा इसको समझते हैं, अच्छा सवाल है। इसमें कहा है ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m हैविंग चार्ज इस q remains in equilibrium at height d above the fixed charge कैपिटल Q। देखो भाई, एक फिक्स चार्ज है कैपिटल Q, इसी की लाइन में ऊपर एक स्मॉल चार्ज है स्मॉल q, और इसका मास भी दे रखा है m। चलो ठीक है, ये d हाइट पे जाके इसके साथ, ये तो फिक्स है, नीचे वाला चार्ज तो फिक्स है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ठीक है। ये d हाइट पे जाके, ये वाला जो ऊपर वाला चार्ज है d हाइट पे जाके ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पे ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में ये कब होगा, जब देखो इस प्लस q और प्लस q के बीच में होगा रिपल्शन ऊपर की तरफ F, ठीक है। मतलब ये इसको ऊपर भेजना चाहता है, लेकिन ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ आ रहा होगा mg। हाँ बिल्कुल ठीक है, mg के नीचे की तरफ आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों फोर्स कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, एक दूसरे को बैलेंस, तो ऊपर का फोर्स F, नीचे का फोर्स mg, दोनों के दोनों हो गए एक दूसरे से बैलेंस, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, mg के बराबर आ गई। चलो F होगा कितना, ये F है इन दोनों के बीच का रिपल्शन, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन कितना होगा, K Q1 इंटू Q2 स्मॉल q कैपिटल Q बटे में इनके बीच की डिस्टेंस d स्क्वायर बराबर बेटा mg। यहां से ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, कहीं जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। आगे बढ़ो, अब इन्होंने कहा नाउ द चार्ज, यहां तक जो दिया था उससे क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है वो निकाल लिया। अब आगे बढ़ो, नाउ द चार्ज्ड पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अगर इसको, इनको मिलाने वाली जो ये लाइन है, लाइन ज्वाइन करने वाली, इसके अबाउट इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, सो दैट इट विल एग्जीक्यूट SHM एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये शो करो कि ये SHM करेगा और इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। सवाल तो देखो ये SHM का है, ये चैप्टर हम आगे पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा 11th में, ठीक है, तो वहां का ये सवाल है। हाँ ये है कि ये चार्जेस वगैरह दे दिए, तो इस चैप्टर में भी आ गया, ये चार्जेस वगैरह को देके चैप्टर का उसका ही सवाल हो गया ये मेन वैसे। तो चलो अब यहां से, अब हमें इसका एक तो पहले तो प्रूफ करना है कि SHM करेगा। SHM करेगा, SHM कोई भी पार्टिकल कब करता है, मैं थोड़ा याद दिलाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रस्सी बंधी है दो सपोर्ट्स के बीच में, आप इसे बीच में से खींच के छोड़ दो, तो ये देखो ऊपर जाएगी ऐसे, नीचे जाएगी ऐसे, और ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहेगी। ये जो वाइब्रेशन कर रही है, ऊपर नीचे जाना, ऊपर नीचे जाना, बस इसी को SHM कहते हैं। अभी फिलहाल आप ऐसे समझो। अब इस SHM को कराने के लिए जिम्मेदार होता है एक फोर्स, जिसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये इस SHM को कराने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स लग जाए तो वो SHM करेगा, ठीक है ना, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स के बिना कोई बॉडी SHM नहीं कर सकती। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है, जहां पे बॉडी फिलहाल है, जैसे ये पार्टिकल यहां है, अगर इसको थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दिया मैंने, तो ये ऊपर नीचे ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा, तो कर रहा है SHM। तो इसे जब आपने नीचे खींच के छोड़ा, तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जो इसको यहां सेंटर की तरफ लगेगा हमेशा, जहां पे ये फिलहाल है ना, उसी सेंटर की तरफ। जैसे ये समझो, मान लो ये पार्टिकल यहां है, आपने इसको यहां खींच के और छोड़ दिया, तो इसको यहां से वापस ले जाने के लिए एक फोर्स लगेगा, जिसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस इस पॉइंट पे ले जाना चाहता है। हमेशा ये फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। अब ये पार्टिकल यहां से फिर वापस सेंटर पे आ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स अब फिर नीचे की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स लगातार सेंटर की तरफ लगा रहता है। अब आप इसको यहां से खींच के छोड़ो, तो ये इसको वापस ले गया, यहां फिर ऊपर गई बॉडी, वापस फिर सेंटर पे ले आया यही फोर्स नीचे, फिर बॉडी नीचे आई, फिर सेंटर पे ले गया। मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे समझो, जैसे मैं यहां बीच में हूं और
मुझे कोई, मैं अपनी पोजीशन पे जहां हूं, अपनी पोजीशन से थोड़ा इधर जाता हूं, कोई फोर्स मुझे इधर खींच ले वापस, फिर यहीं आ गया। या मैं अपनी पोजीशन से इधर जाता हूं इधर, और कोई फोर्स मुझे इधर खींच ले, फिर मैं यहीं आ गया। तो मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, वापस यहीं घूमता रहूंगा कि नहीं? बस यही तो एसएचएम है। डांस करके दिखा दिया मैंने आपको, यही एसएचएम है बच्चों। ठीक है, तो ये एसएचएम है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को लगातार सेंटर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ उसके मोशन को रखता है। मतलब हमेशा ये चाहेगा कि ये सेंटर की तरफ चलता रहे। सेंटर से ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ लग जाएगा फोर्स, सेंटर से नीचे आएगा तो फिर सेंटर की तरफ लग जाएगा, रहेगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा, इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहती है। यही होता है बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब यहां से सोचो सवाल क्या दिया है। सवाल कहा है, यहां तक तो ठीक हो गया, ये चीज हमने निकाल ली। अब इन्होंने कहा है कि अगर इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो पहले तो प्रूफ करो कि ये एसएचएम है, और फिर इसका टाइम पीरियड निकालो। तो चलो, आपने क्या करना है, सवाल को कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। अब यहां से देखो, ये था इस तरह से, ये चार्ज रखा था यहां क्यू कैपिटल, ये चार्ज है स्मॉल क्यू। फिलहाल ये इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, यहां तक खींच दिया। मैं जरा कलर चेंज करके दिखाता हूं। आपने इसको यहां से यहां तक खींच दिया, कितने डिस्टेंस खींच दिया? एक्स डिस्टेंस खींच के छोड़ दिया आपने इसको। ठीक है ना, कलर बढ़िया सा नहीं आ रहा, दूसरा लेता हूं। तो आपने इसको एक्स डिस्टेंस खींचा यहां से यहां तक, और बच्चों आपने इसको छोड़ दिया एक्स डिस्टेंस। जैसे इसको छोड़ा, अब इस पॉइंट पर देखो इस पे कितने फोर्स लगे हैं, इस पॉइंट पर देखो इस पे कितने फोर्स लगे हैं। तो इस पे कौन कौन सा, एक्स डिस्टेंस तक खींचा और छोड़ दिया। अब इस पे कितने फोर्स लगे हैं, देखो इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो गई, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी? डी। एक्स तक इसको नीचे खींच लिया तो ये बची डी माइनस एक्स, ये बची है आपकी। ओके, इस पार्टिकल पे कितने फोर्स लगे? एक तो mg नीचे की तरफ लगा है, हाँ बिल्कुल, ऊपर की तरफ लगा है इन दोनों के बीच का रिपल्शन, ये स्मॉल क्यू है। तो ऊपर की तरफ लगा है फोर्स F, वो F कितना होगा? तो वो F होगा K Q1 इंटू Q2 कैपिटल Q स्मॉल Q बटे में इनके बीच की डिस्टेंस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर एक फोर्स है, नीचे mg है, दोनों में से ज्यादा कौन होगा? देखो जब ये यहां था h हाइट पे, d हाइट पे, तो तब तो ये दोनों आपस में सेम थे, कट रहे थे एक दूसरे से। अब जब आपने इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया तो ये डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम होने से ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा ना। आपको पता है ना, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे तो रिपल्शन कम होगा, घटाओगे तो, अब आपने तो घटा दी ना ये डिस्टेंस, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला फोर्स ये ज्यादा होगा और mg कम होगा। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? ऊपर की तरफ। ये होगा हमारा नेट फोर्स, जिसको बोलेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। जरा रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, वो आ गया F माइनस में mg। F की वैल्यू कितनी है ऊपर की तरफ? तो K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में D माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में mg। ये आ गया बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। चेक करो ठीक है क्या नहीं, चेक करिए डी रीस्टोरिंग फोर्स हमारा ठीक आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब यहां से सोचो, रीस्टोरिंग फोर्स तो आ चुका है। अब यहां से एक बात और सोचो, mg की वैल्यू किसके बराबर थी? इसके, K स्मॉल क्यू कैपिटल Q बटे डी स्क्वायर, उठा के यहां रख दो तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में D माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में mg की जगह लिख लो स्मॉल k Q कैपिटल Q बटे में D स्क्वायर। चेक करो ये। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये एफ आर आ गया, एफ आर की वैल्यू आ गई बच्चों
दिखाई दे रहा है? हाँ, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, तो K कैपिटल Q स्मॉल q को कॉमन ले लो, अंदर 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1/d स्क्वायर। लो ये आ गया K कैपिटल Q स्मॉल q, ये बचा डी स्क्वायर इंटू में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं मैं, इससे इसको डिवाइड किया तो ये डी स्क्वायर आया, ये डी स्क्वायर आया, माइनस में इससे इसको डिवाइड किया तो डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया बच्चों। ये सॉल्व करके आ गया K कैपिटल Q स्मॉल q, इसका जरा होल स्क्वायर खोल दो तो माइनस का डी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2dx बटे में डी स्क्वायर इंटू में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, रीस्टोरिंग फोर्स देखो कितना आ रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ पे बचता है d 2dx और माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर इंटू में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों। ये आ चुका है, ये रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। ठीक है, अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ आर की वैल्यू, यही तो इसको एसएचएम कराता है, यही मेन चीज है, यही एसएचएम कराएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपको, इसमें x जो है वो क्या है, जो x है जितना खींच के आपने उसको नीचे छोड़ा, मतलब पार्टिकल यहाँ तक ऐसे खींच के छोड़ दिया, फिर वो ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो खींच के जितना छोड़ा आपने, नीचे खींच के छोड़ा, ये डिस्टेंस x है, ये बहुत छोटी होती है, इसे कहते हैं स्मॉल ऑसिलेशन। उस स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब छोटी सी डिस्टेंस तक खींच के छोड़ दिया आपने, तो x काफी छोटा होता है, तो फिर तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो काफी छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइज में कैसा हो जाएगा, आप क्या कह सकते हो, लगभग 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो आप उसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ दो एक्स स्क्वायर को, तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई, K कैपिटल Q स्मॉल q, ऊपर बचा 2dx और बटे में डी स्क्वायर और इनटू में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, x जो है d से भी बहुत छोटा है, d तो ये डिस्टेंस थी पूरी और उसे थोड़ा सा नीचे खींचा, तो x जो है वो बहुत छोटा है d से, तो d के रेस्पेक्ट में भी आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि ये d माइनस एक्स है, तो x बहुत छोटा है तो इसको भी यहाँ छोड़ सकते हो, तो एफ आर की वैल्यू फिर कितनी आ गई, K कैपिटल Q स्मॉल q, ऊपर बचा 2dx और बटे में नीचे बचा डी स्क्वायर और इनटू में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी डी स्क्वायर बचा, x तो हट गया, एक d से एक d कट गया, एफ आर की वैल्यू आ चुकी है मेरे बच्चों, 2 बाहर ले लो, 2k कैपिटल Q स्मॉल q x और बटे में d की पावर 3, ये आ गई एफ आर की वैल्यू, मतलब ये आ गया रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बच्चों ये रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, देख लो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, ये x के प्रोपोर्शनल भाई, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ रहा है और डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है, वो तो हमने दिखाया ही था आपको, यही अभी ऊपर की तरफ आ रहा था, ये ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया था, नीचे वाला कम रह गया था mg, तो ऊपर की तरफ आ रही थी, इसके सेंटर की तरफ। अगर रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, जहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया था, तो भाई साहब वो एसएचएम करेगा, ये एसएचएम की कंडीशन होती है। एसएचएम की सीधी सिंपल सी कंडीशन है कि रीस्टोरिंग फोर्स के बिना पार्टिकल एसएचएम नहीं करता, और अगर रीस्टोरिंग फोर्स है तो एसएचएम करेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए और एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए।
जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मैं बार बार माइक को इसलिए देख रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आवाज गायब हो जाए। ठीक है, तो ये एसएचएम आ गया बस। अब एसएचएम का टाइम पीरियड का, ये तो प्रूफ कर दिया हमने कि एसएचएम है। अब प्रूफ करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कैलकुलेट करेंगे। अब एफ से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों टी इक्वल्स टू 2 पाई। टाइम पीरियड का मतलब है एक, जब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलेगा तो एक राउंड लगाने में उसको जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एक्स बटे में एक्सेलरेशन ए, ये होता है ए आर। ए आर का मतलब है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। अब रीस्टोरिंग फोर्स आपने निकाल लिया तो उससे रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकाल लो, न्यूटन्स लॉ लगाओ। रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन फोर्स बटे में मास। रीस्टोरिंग फोर्स हम निकाल चुके हैं 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बटे में डी क्यूब, और एम भी आ गए यहीं पे, मास से डिवाइड कर दिया आपने। लो जी, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन सामने आ गया। इसको उठाओ और इस फॉर्मूले में रख दो, ये यहां ए की वैल्यू यहां रख दो। टाइम पीरियड आ चुका है अंडर रूट एक्स बटे ए की, ए आर की वैल्यू यहां से रख दो 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स, ये ऊपर चला गया डी क्यूब इंटू में एम। एक्स से एक्स कट गया, वाह 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 वाह, एक्स से एक्स कटना चाहिए। जिस डिस्टेंस तक आपने इसको खींचा ना उसका टाइम पीरियड कभी उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर टाइम पीरियड लास्ट की कैलकुलेशन में जाके कट रहा है तो समझो आपकी कैलकुलेशन एकदम झकास सही, आपने बिल्कुल सही किया। अपना एक्स कट गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट डी क्यूब एम और बटे में 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। भाई साहब काम खत्म, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। एसएचएम का क्वेश्चन यहां पे कैसे करने को मिला आपको? अगर एसएचएम का क्वेश्चन यहां पे पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाएगा ये बताने की कोशिश की मैंने। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, शायद इसी टाइप का क्वेश्चन है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 22 भाई साहब दोबारा देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन द टू फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज small q and distance 2l apart. Prove that the motion of the particle will SHM and it is displaced slightly along the line connecting them and released. Also find its time period. देखो एक पार्टिकल है m मास का है, चार्ज q है, दो फिक्स चार्ज के बीच में उसको रख दिया। अच्छा, दो फिक्स चार्ज भी q दे रखे आपको, ये q है, ये q है, ठीक है, इनके बीचों बीच में रख दिया एक क्यू, इसका मास दे रखा m। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस पूरी 2l है तो इधर वाली l होगी, इधर वाली l होगी, यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक l। ये इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है इन्होंने। अब जरा यहां से ये देखते हैं कि पहले तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है अगर इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया जाए तो ये एसएचएम करेगा। अच्छा, खींच के किधर छोड़ना है? लाइन के अलोंग, तो इधर खींच के छोड़ा हमने, मान लो इसे x डिस्टेंस यहां तक खींचा, जब यहां पे देखा हमने और इसको छोड़ दिया तो अब ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ये कर रहा है एसएचएम। प्रूफ करो, बहुत बढ़िया, अभी कही किया ऐसा सवाल। इस पॉइंट पर नेट फोर्स देख लो, जब ये यहां है तो इस पे नेट फोर्स कौन कौन से हैं, तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको कौन कौन से नेट फोर्स यहाँ है। ये नहीं, ये इससे दिखाते हैं। तो इस पे इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। तो सर एक तो इस तरफ है F1 फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। एक इस तरफ है F2 फोर्स, दोनों में बड़ा कौन होगा? ये चार्ज इसके ज्यादा पास है तो ये इसका रिपल्शन F1 ज्यादा बड़ा होगा, ये चार्ज यहां से दूर है तो इसका रिपल्शन F2 छोटा होगा। तो ये भी पता चल रहा साफ साफ कि F1 बड़ा है F2 से। तो मतलब
अगर इधर वाला फोर्स बड़ा है, इधर वाला छोटा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा। जो ये नेट फोर्स है ना, यही है रिजल्टेंट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी इधर वाला फोर्स F1 माइनस इधर वाला फोर्स F2। दोनों फोर्सेस को आपस में माइनस कर दो। F1 की वैल्यू बोलो, F1 है इन दोनों के बीच का फोर्स, तो K Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू में Q और बटे में R स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? अगर ये बीच में था तो L पे था, X डिस्टेंस आपने इधर खींच दिया तो ये बन गया L माइनस X, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या हो गई? L प्लस X, ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो ठीक है, अब यहां से F1 की वैल्यू तो आ गई इन दोनों के बीच में, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस F2 इन दोनों के बीच का फोर्स, तो वो आ गई K Q इंटू Q, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो एक काम करो, दोनों का एलसीएम ले लो, L माइनस एक्स का स्क्वायर, L प्लस एक्स का स्क्वायर, इससे डिवाइड किया तो ये आ गया L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे में से इसे बाहर ले लो, इसे बाहर ले लिया हमने K Q स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा था ना, वो बाहर ले लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करो, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर खोल रहा हूं, प्लस 2LX, फिर ये यहाँ माइनस में L स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 2LX, और बटे में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर पूरे का होल स्क्वायर, और K Q स्क्वायर बाहर आ गया। चलो ये आ गया FR। ये कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। चलो कितना बन गया ये? यहां से अगर देखें, यहां कर देता हूं, तो F बराबर बन गया L स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2LX 4LX इंटू में K Q स्क्वायर बटे में नीचे बन चुका है L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि हमने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ा होगा, मतलब ये x जो है वो बहुत छोटा है, तो x की वैल्यू बहुत छोटी है L से, तो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा L स्क्वायर से, तो इस हिसाब से L एक्स स्क्वायर को आप छोड़ सकते हो, लगभग ये 0 होगा L स्क्वायर के सामने, मतलब L स्क्वायर से इसकी वैल्यू काफी छोटी है, तो एक्स स्क्वायर को 0 रख दो। ऊपर बचा 4LX इंटू K इंटू Q स्क्वायर बटे में, इसे छोड़ दिया 0 हो गया, L स्क्वायर का स्क्वायर L की पावर 4 आ गया, ये FR आ गया, ये आ गया इसका रीस्टोरिंग फोर्स। एक L से एक L कट गया, तो ये सॉल्व करके आ गया 4K Q। बच्चों वीडियो बीच में बंद हो गई थी, फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। चलो बढ़ाते हैं आगे। ये फोर्स आया था यहाँ पे हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, तो इसकी वैल्यू आई थी 4K Q स्क्वायर एक्स बटे L3। अब यहां से रीस्टोरिंग फोर्स तो आ गया, हमें क्या निकालना था? एक तो ये प्रूफ करना था कि SHM कर रहा है, तो भाई साहब SHM तो ये कर रहा है, साफ साफ लग रहा है। कैसे? देखो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो आई है, क्या वो x के प्रोपोर्शनल है? बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं तो x के प्रोपोर्शनल है। जब रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, तो समझो वो क्या करता है? SHM करता है। तो भाई साहब ये SHM कर रहा है, ठीक है। माइक वाइक बीच में देखते रहना पड़ता है। चलो SHM कर रहा है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 पाई अंडर रूट x बाई AR। AR का मतलब है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स और बटे में मास। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितना है? ये है 4K Q स्क्वायर एक्स बटे में L क्यूब बटे में मास आ जाएगा, तो इंटू में MB आ जाएगा। उठा के यहाँ रख लो।
तो टी की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट में x बटे में ए आर की जगह रख दो 4k² इंटू में x, ये बटे में जो है वो ऊपर चला जाएगा L³ इंटू में m, x कट गया, t की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट में L³ m और बटे में 4k² डेट इज t। यही है हमारा बच्चों टाइम पीरियड इसका, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड। इस टाइप के आपने 2 सवाल कर लिए तो दोनों सवालों से आपको पूरा आइडिया हो गया होगा। चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहां तक आ रहा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चा पार्टी क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं। इसमें दिया है हमें 2 पिच बॉल्स ईच ऑफ मास वेट 10 to the power -4 kg are suspended from the same point by means of silk threads। 2 पिच बॉल हैं, ठीक है, वेट दे रखा है उनका, एक ही पॉइंट से दोनों को रस्सी से बांध के, सिल्क की जो रस्सी है उससे बांध के लटकाया गया है। ऑन चार्जिंग द पिच बॉल इक्वली, उनको चार्ज दे दिया। दे फाउंड टू रिपेल ईच अदर टू ए डिस्टेंस 0.6 मीटर। इस तरह से ये जो पिच बॉल्स हैं एक दूसरे से दूर है, ये रही और ये, इनके बीच की डिस्टेंस 0.6 मीटर है। क्यों इतनी क्यों है? क्योंकि इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, दोनों को सेम चार्ज दे दिया है, इक्वल चार्ज दे दिया है, ठीक है। रस्सी की लेंथ दे रखी 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर, ओके। अब भाई ये एक दूसरे से दूर दूर क्यों है? रस्सी से बंधी है, एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं रही? क्योंकि इनके सेम चार्ज है, सेम चार्ज में होता है रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से ये दूर दूर है। अगर मैं इसको यहाँ मिला लूं तो इसी डायरेक्शन में इस पे रिपल्शन लग रहा है F, इधर इस पे रिपल्शन लग रहा है F, चेक करो, ठीक है। अब यहां से इसको अगर यहां से यहां मिला लें इस तरह से, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूरी 0.6 है, तो ये आधे यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.3। थीटा की जरूरत पड़ेगी तो निकल आएगा ये 0.5 दे रखी। रस्सी बंदी है तो रस्सी की टेंशन हो गई भाई साहब इस तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ इसका वेट हो गया mg। ये इस पिच बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब इधर का फोर्स पीछे के फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो इस टी के 2 कंपोनेंट कर लो। ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, इधर बन जाएगा टी कॉस थीटा, इधर अंदर की तरफ बन जाएगा टी साइन थीटा, ये बन गया टी साइन थीटा। अब टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर लिया mg को, टी कॉस थीटा ने बच्चों बैलेंस कर लिया mg को, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई mg। फिर टी साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया, टी साइन थीटा अंदर की तरफ है, इधर f है, f को बैलेंस कर लिया। अगर मैं यहां से क्या निकालना है मेरे को निकालना है चार्ज, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो टी कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल्स टू में mg और बटे में f, ये आ गया आपका। कॉस थीटा बटे साइन थीटा उल्टा लिख लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हो उसको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल्स टू f बटे में mg, ठीक है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू tan थीटा हो गया, थीटा है या नहीं है? है, अभी बताएंगे कहाँ है। f की वैल्यू रख दो, इन दोनों के बीच में रिपल्शन जो लग रहा है, तो रिपल्शन हो जाएगा k q1 इंटू q2 q इंटू q q स्क्वायर और बटे में इनके बीच का गैप, ये गैप है 0.6 मीटर, 0.6 का होल स्क्वायर,
ये 0.6 का होल स्क्वायर बटे में mg, तो ये mg इसके पूरे के बटे में आ जाएगा, बटे में mg। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये वाला, ये ट्रायंगल, इसमें ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा बेस का। थीटा के जो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाला बेस। अब ये 0.3 है, ये 0.5 है, पाइथागोरस से निकाल लो, ये 0.4 आ जाएगा। इतना तो पता चल ही रहा है। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.3 बटे में 0.4 बच्चों, ये आ रही है। इधर ये आ गया k क्यू स्क्वायर और बटे में 0.6 का होल स्क्वायर और इनटू में mg। पॉइंट से पॉइंट हटा तो 3/4 रह गया, 3/4 इक्वल्स टू k की वैल्यू रख लो 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू स्क्वायर निकालना है मेरे को, 0.6 का स्क्वायर करो तो 0.36 आ जाएगा। m की वैल्यू कुछ दे रखी है 10 की पावर -4 kg। जी की वैल्यू रख देता हूं मैं 10। देखो सीधे सीधे क्यू निकाल लूंगा यहाँ से, 10 दे रखी है मेरे को। अब यहां से एक काम करो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा। इस 3 से 9 को काट दो, 3 बचा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये इधर बचा 1/4, इधर बचा मेरे बच्चों 3, 10 की पावर 9 ये रहा, 10 की पावर -4 ऊपर जाके कितना हो गया, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 5 और 9 मिला के 10 की पावर 5 और 9 मिला के 14 हो जाएंगे बिल्कुल। और ये हो गया क्यू स्क्वायर, और बटे में ये 4 चला गया, यहाँ से बचा 36। 4 से इसको काट दो, 9 आ गया, 3 से इसको काट दो, 3 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 बराबर 10 की पावर 14 इंटू में क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 इंटू 10 इसके बटे में चला जाएगा, उधर जाके -14 हो जाएगा। क्यू निकालेंगे तो 3 का अंडर रूट 3 और 10 की पावर -14 -7 बचे। इतने कूलाम का चार्ज होगा हर एक पिच बॉल पर। तो आसान सा सवाल था, पर ये देख लेना कि कहीं पर भी मैंने अगर कुछ गलती कर दी हो कैलकुलेशन, क्योंकि मैं आंसर मैच नहीं करा रहा हूँ, आंसर जो है इसके जो भी है, अगर कहीं गलती भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, वो ठीक। क्योंकि अभी मैंने इसका आंसर लिखवा ही नहीं है, आंसर शीट में जल्दी इसकी लिखवा लूंगा, तो उससे मैच कर लेना आप, ठीक है। आंसर शीट भी इसकी लिखवा लूंगा। वैसे तो सही होंगे ज्यादातर, पर एक आध में किसी में गड़बड़ हो सकती है। एक बार फिर भी मैं कैलकुलेशन दोबारा देख लेता हूँ। एफ के क्यू स्क्वायर बटे 0.6 का स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स, ठीक है। 0.6 का स्क्वायर 36 हो गया, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गई। एम दे रखा, जी दे रखा, लिख दिया, 3/4 बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक 3 से इसको काटा, 3 बचा, यहाँ पे 10 की पावर -4 ऊपर जाके +5 हो गई, 5 और 9 14 हो गया, क्यू स्क्वायर बटे में 36। इधर बच रहा था 1, 4 से 36 को काटा 9, ये 3 बच रहा था यहाँ, ये 3 तो यहाँ बच रहा था, ठीक है। 4 से 36 काटा 9, ये 3 बच गया, 3 की मल्टी बिल्कुल सही है, यही है आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बस आज इतने ही सवाल लगाएंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो भाई क्या दे रखा जरा समझते हैं। इस सवाल में दिया है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल, करके मजा आ जाएगा आपको। जैसे पिछला सवाल था वो भी आसानी था, आसानी है पर बढ़िया सवाल। इसमें बोला 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ये भी उसी टाइप का सवाल है। 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर है, ये रे, ठीक है। आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर
इक्वल लेंथ की रस्सी है, ये एल लेंथ की है, ये भी एल लेंथ की है। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, ओके, इक्वल लेंथ की रस्सी से बंधे हुए हैं, एक जैसे हैं। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। इधर वाली भी होगी, इधर वाली भी, एक जैसे ही है, जब ये आइडेंटिकल है, एक जैसे। When suspended in a liquid of density this the angle remains same. What is the dielectric constant of liquid? अभी ये फिलहाल एयर में है, और एयर में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं ये L है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मान लेते हैं, फिर इतनी ही ये होगी इधर वाली, x मान लेते हैं इसको। चलो ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया। अब स्फीयर्स हैं, इनका मास ले लेते हैं m, सेम है तो ये भी m होगा, ये भी m होगा। ठीक है, चार्ज के बारे में वैसे कुछ कहा नहीं है कि इक्वल है या नहीं, पर लैंग्वेज से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे इक्वल ही है। इक्वल ना भी हो उससे भी आंसर यही आएगा, मैंने इक्वल ले लिया इनको। ठीक है, ना भी लो, Q1 Q2 भी ले लो तब भी यही आएगा। अब इस पे अगर डायग्राम देखें तो नीचे की तरफ mg फ्री बॉडी डायग्राम, सेंटर की तरफ T, और दोनों के बीच में रिपल्शन F, ये आ गया बच्चा। ठीक है, अगर मैं इस T के कंपोनेंट कर दूं तो इधर थीटा, तो इधर T का कंपोनेंट T cos थीटा, इधर बच्चों T का कंपोनेंट T sin थीटा। T sin थीटा बैलेंस है F के साथ, T sin थीटा बैलेंस हो गया F के साथ, और T cos थीटा बच्चों बैलेंस हो गया mg के साथ। डिवाइड कर दो दोनों को, T से T कट गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई F बटे में mg। ठीक है, ओके, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रख लेंगे। अब देखो क्या हुआ, अब इसे पूरे सिस्टम को डुबो दिया एक लिक्विड के अंदर। लो जी, देख लो जरा क्या होने वाला है। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डुबो दिया तो, और ये कहा कि फिर भी इसका एंगल नहीं बदला, जबकि लिक्विड के अंदर डुबोने से इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन ये पास क्यों नहीं आए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स इन पे और लग गया। ये डिस्टेंस फिर भी x रही, ये डिस्टेंस x रही, एंगल फिर भी नहीं बदला, ये थीटा है, ये थीटा है। जब एंगल नहीं बदलेगा तो डिस्टेंस भी नहीं बदलेगी। ये लेंथ L है, ये L है, ये सेम रहे, पर फ्री बॉडी डायग्राम बदल गया। क्यों? क्योंकि अब इस पे वेट तो नीचे लग रहा है mg, बिल्कुल ठीक, टेंशन लग रही है ये T डैश, बदल गई। ठीक है, फिर इधर फोर्स लग रहा है, ये भी बदल गया, ये कितना हो गया होगा F बटे में K, पहले कितना था, F था। जब किसी लिक्विड के अंदर हम उसको डुबो देते हैं तो वहां पे फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितने कम हो जाता है, F बटे K हो जाता है, ये F बटे K हो गया। एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लग गया, वो एक्स्ट्रा फोर्स है जब लिक्विड के अंदर डुबोगे इस m मास को तो इस पे अपथ्रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, F अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज ने बताया था किसी भी चीज को हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट, वो लगाया इसने। अपथ्रस्ट की वैल्यू उन्होंने कैसे निकालनी बताई थी, तो उन्होंने कहा था इस बॉल की वॉल्यूम, ठीक है, जितना वॉल्यूम इसका पानी के अंदर डूबा हुआ, अब ये तो सारा ही सिस्टम डूबा हुआ है तो पूरी बॉल डूबी हुई है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम हो गया अभी। फिर बॉल की डेंसिटी सिग्मा मान लो, इनटू में जी, ये हो गई भाई सब आपकी। ठीक है, चलो ये अब थ्रस्ट हो गया। अब यहां से आप फिर से इसके कंपोनेंट करो, इधर कंपोनेंट आएगा इसका ये एंगल थीटा, इधर टी डैश साइन थीटा, और इधर बन गया ऊपर की तरफ टी डैश कॉस थीटा। अगर मैं यहां से टी डैश साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये किसको बैलेंस कर रहा है, इधर वाला फोर्स इधर को, F बटे K को, और ऊपर का फोर्स, ऊपर दो फोर्स है इस बार, टी डैश कॉस थीटा भी है और ये F अपथ्रस्ट भी है, तो दो फोर्स है, ऊपर के दो फोर्स हो गए, एक तो टी डैश कॉस थीटा प्लस
एफ अप थ्रस्ट, दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं, नीचे की तरफ mg को। वेरी गुड, इसे उधर ले जाओ एफ अप थ्रस्ट को, तो ये बन गया टी डैश कॉस थीटा बच्चों इक्वल्स टू mg माइनस एफ अप थ्रस्ट। ठीक है, एक काम कीजिए, यहां से टी डैश साइन थीटा, ये तो है एफ बटे में के, और टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई mg माइनस एफ अप थ्रस्ट। दोनों को कर दो डिवाइड, टी डैश से टी डैश कट गया, ये फिर से बन गया टेन थीटा बराबर एफ बटे के बटे में mg माइनस एफ अप थ्रस्ट। याद करो टेन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी थी, एफ बटे mg लिख सकते हैं इसको, यहां से मैंने टेन थीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दी, इधर आ गया एफ बटे में के नीचे आ गया mg माइनस एफ अप थ्रस्ट। लो जी, एफ से एफ कैंसिल, एफ तो दोनों बार सेम ही था ना, ये तो एफ बटे के हमने ले लिया था उधर को, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया। अब ये के की वैल्यू निकालनी, के यहाँ ले आओ, के तो देखो यहाँ ले आओ, और mg को यहाँ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया k इक्वल्स टू mg और बटे में mg माइनस एफ अप थ्रस्ट। वेरी गुड, अब mg को क्या लिखोगे, बॉल का मास, बॉल का वॉल्यूम v है, बॉल का मास, बॉल का वॉल्यूम क्या है v, तो मास को वॉल्यूम के टर्म में लिखा जा सकता है, हाँ मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम v, बॉल की डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बन गया इसका मास, इनटू में g बटे में, ऐसे ही नीचे लिख लो v सिग्मा g माइनस, अब थ्रस्ट कितना आया था v सिग्मा रो g, रो क्या लिक्विड की डेंसिटी, इनटू में g कॉमन लेके काट दो, v भी कॉमन लेके काट दो, ऊपर बचा सिग्मा बटे सिग्मा माइनस रो, यही है उस लिक्विड की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है उस लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी यहाँ पे, शायद हमने ये सिग्मा लिख दिया यहाँ। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला जो आर्किमिडीज ने बताया था, वो बताया था बॉल का डूबा हुआ वॉल्यूम, वो तो हमने लिख लिया, बॉल का डूबा हुआ वॉल्यूम तो भी है, बॉल की डेंसिटी नहीं रखनी, वो रखनी है लिक्विड की डेंसिटी जिसके अंदर उसको डुबाया जा रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी हमने मान ली रो। इन्होंने पता नहीं क्या दी थी, अब देख लेते हैं जरा इनकी, इन्होंने उल्टा दे रखा, लिक्विड की डेंसिटी तो सिग्मा ले रखी, हमने लिक्विड की डेंसिटी को रो लिया है, चलो कोई बात नहीं, और मटेरियल की डेंसिटी को इन्होंने रो लिया है, हमने उसे सिग्मा लिया है, कोई बात नहीं, हम इसे सिग्मा को रो कर देते हैं और रो को सिग्मा कर देते हैं। अब ठीक आएगा, बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल फिट आ गया। सिग्मा की वैल्यू, रो की वैल्यू 0.8 और सिग्मा की वैल्यू 1.6 रखो, चलो इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू तो 0.8 नहीं, उसकी रो की, ये सिग्मा की वैल्यू तो 1.6 उल्टा ले लिया ना हमने, और ये हो गया 1.6 माइनस में 0.8, रो की वैल्यू 0.8, ये बन गया 1.6 बटे में 1.6 माइनस 0.8, 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 से इसको काटो, ये आ गया 2, यही है हमारी k की वैल्यू, k इक्वल्स टू 2। इसका मतलब जिस लिक्विड के अंदर हमने इसको डुबोया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों 2 है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब यही कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा, उससे भी ज्यादा जरूरी काम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस नहीं छोड़ो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, ये क्वेश्चंस रोज लगाओ, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन ना लगाए। संडे में या सैटरडे में मैं छुट्टी रखूंगा, एक दिन वीडियो अपलोड नहीं करूंगा आपके लिए, उस दिन मौज लो, पर बाकी रोज काम करो, ठीक है, रोज का रोज जो वीडियो आ रही है उसको आपको करना है,
बस, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मत समझो कि क्लास सिर्फ वहीं इंस्टीट्यूट में चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, ये भी करनी है, ये भी उतनी ही जरूरी है। मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, अब आप लोगों की बारी है। चलो खैर, बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि मत भी करना। नहीं नहीं, कर देना। चलो ठीक है, कल मिलते हैं बच्चा।